Hello everyone. Once again welcome to Net Biology. Today we will discuss about how to prepare syllabus for CSIR Net Life Science examination. इस एग्जामिनेशन को करने के लिए आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए, सबसे पहला एलिमेंट उसमें है सिलेबस. आपको अपने सिलेबस का पता होना चाहिए. अगर आपके पास सिलेबस है तो आपने देखा होगा उसमें 13 यूनिट्स है और 13 यूनिट्स में से कंफ्यूजन रहता है कि हम पहले किससे स्टार्ट करें और फिर किस तरीके से आगे बढ़ते रहें और किस तरीके से प्रिपेयर करें कि हम कुछ भी ना भूलें. ऐसा होता है कि हम पहले जिसको स्टार्ट करते हैं लास्ट जाते जाते उसको भूल जाते हैं. इसलिए इससे पहले वीडियो में मैंने आपको रिवीजन के बारे में भी बात की थी और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने की भी बात की थी. आपके पहले दिन से और जब तक एग्जाम होता है तब तक आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं और कोशिश कीजिए कि आप उन क्वेश्चन पेपर्स को ज्यादा देख सकें जिस अटेम्प्ट को आप करना चाहते हैं. मतलब अगर आप दिसंबर का देना चाह रहे हैं तो आप दिसंबर के क्वेश्चन पेपर को ज्यादा देखिए. ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे आपको सिलेबस किस तरीके से बनाना है. दोनों कंडीशंस में अगर आपके पास ज्यादा टाइम है और अगर आपके पास कम टाइम है तो आपको कौन कौन सी यूनिट्स पहले प्रिपेयर करनी चाहिए और फिर कौन कौन सी यूनिट्स बाद में प्रिपेयर करनी चाहिए. और साथ ही साथ आपको किस तरीके से सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को इनके बीच का बैलेंस बना के चलना है. पहले कम टाइम दीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को और धीरे धीरे उसको किस तरीके से हमको बढ़ाना है, ये भी चीजें हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले सिलेबस से स्टार्ट करते हैं. आपको पता होगा आपके पास 13 यूनिट्स है. 13 यूनिट्स का थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक बार. सिलेबस सबसे पहली यूनिट है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शन रेलिवेंट टू बायोलॉजी. ये बायोकेमिस्ट्री की यूनिट है और यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स इंक्लूडेड है. आपके सारे बायोमॉलिक्यूल्स जितने भी हैं, कार्ब्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ये यहाँ पे इंक्लूडेड है. साथ ही साथ इनका मेटाबॉलिज्म है. प्रोटीन वाला जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा यहाँ पे एंजाइम्स भी है. एंजाइम्स की किस तरीके से फंक्शनिंग होती है, मैकेनिज्म क्या चलता है, ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है इस पर्टिकुलर यूनिट में. सेकेंड जो यूनिट है वो है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. सेल बायोलॉजी की ये यूनिट है. यहाँ पे सेल के बारे में, उसका किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बारे में और उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन ये इंक्लूडेड है. इसके अलावा सेल डिवीजन और सेल साइकिल भी यहाँ पे है. सेल डिवीजन में मियोसिस और माइटोसिस दोनों ही सेल डिवीजन के जो तरीके हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे ज्यादा मियोसिस. इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे. तीसरी यूनिट फंडामेंटल प्रोसेसेस. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की ये यूनिट है. यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रिकॉम्बिनेशन और आरएनए सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन्स किस तरीके से बनते हैं फिर आरएनए से, ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है. इनका रेगुलेशन वगैरह भी है और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं हर एक पेपर में. तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डीएनए और उसका रेप्लिकेशन आगे सारी यूनिट्स में ये सबके साथ ही क्या है, इंटर रिलेटेड है. तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. फोर्थ यूनिट सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग. यहाँ पे आपकी कैंसर बायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी ये दो टॉपिक भी हैं. इसके अलावा सेल किस तरीके से कम्युनिकेट करती है और उसमें सिग्नलिंग के बारे में ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड की गई है. नेक्स्ट यूनिट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी. डेवलपमेंटल बायोलॉजी में वही सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड है. डेवलपमेंट के बारे में है आपका गेमिटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, डिफरेंशिएशन, डिटर्मिनेशन, सेल डिटरमाइन कैसे करेगी कि उसने आगे किस फॉर्म में जाना है. तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है. इसके अलावा किस तरीके से डेवलपमेंट होता है जाइगोटिक फॉर्म में, फिर उसके बाद मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, ये कंडीशंस, किस तरीके से ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है. सी एलिगेंस, ड्रोसोफिला, इन सब के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनमें किस तरीके से डेवलपमेंट होता है. नेक्स्ट जो यूनिट है वो है सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट. यहाँ पे प्लांट में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ये सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं प्लांट के केस में. ऐसे ही जो नेक्स्ट यूनिट है वो है सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल. यहाँ पे एनिमल्स के जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनमें किस तरीके की एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी है ये इंक्लूडेड है. यहाँ पे जो एनिमल फिजियोलॉजी है यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछे जाते हैं. तो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी को ज्यादा पढ़ने की जरूरत है. ठीक है,
नेक्स्ट है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जेनेटिक्स की यूनिट है। जेनेटिक्स में वही सारी चीजें इंक्लूडेड है, जेनेटिक्स का पोर्शन, मेंडेलियन जेनेटिक्स। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेनेटिक मैप वाला जो पोर्शन है, क्रोमोसोम्स, जीन कंसेप्ट, आपके जितने भी एक्सटेंशन है मेंडेलियन लॉ के, वो सारी चीजें, ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है इनहेरिटेंस बायोलॉजी में। और ये काफी बड़ा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस पे आते हैं, मतलब न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस आते हैं। प्रोबेबिलिटी या आपका फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ सकते हैं, जीन मैप जो जेनेटिक मैप वाले पोर्शन है, मैप यूनिट्स, ये आ सकते हैं, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ से ज्यादा आते हैं इनहेरिटेंस बायोलॉजी से। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, 9th यूनिट। इस यूनिट में आपकी टेक्सोनॉमी और जो क्लासिफिकेशन है, एनिमल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म में। ये इनमें जो टर्म्स होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट टर्म है, और बाद में अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। अगर आप पहले करेंगे तो हो सकता है कि आप उन टर्म्स को भूल जाएं, तो यहाँ पे इस चीज को सबसे लास्ट में आप स्टार्ट करें तो सबसे अच्छा रहेगा, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म वाला। देन इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, यहाँ पे इकोलॉजी बेस्ड है, यहाँ पे सारे इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हैबिट, हैबिटाट, ये सारी चीजें। इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, यहाँ पे आपकी थ्योरीज हैं बहुत सारी, इवोल्यूशन किस तरीके से और ह्यूमन बिहेवियर, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। इसके बाद अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ बायोलॉजी, ये सारे टेक्निक्स पे बेस्ड है, कौन कौन सी टेक्निक्स होती है, और यहाँ पे इम्यूनोलॉजी टेक्निक्स वगैरह, ये सारी चीजें टेक्निक पे बेस्ड ये यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास 13 जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग टॉपिक्स पे है। आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। जेनेटिक्स इंक्लूडेड है, आपका इकोलॉजी इंक्लूडेड है, इम्यूनोलॉजी इंक्लूडेड है, एंजाइमोलॉजी इंक्लूडेड है। तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है आपके पास। और जब आप सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ चीजें भूल जाते हैं, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है। तो आपको किस तरीके से सिलेबस प्रिपेयर करना है, ये चीज हम डिस्कस करेंगे दोनों ही कंडीशंस में। पहली कंडीशन ऐसी जब आपके पास ज्यादा टाइम है, और दूसरी कंडीशन ऐसी जब आपके पास कम टाइम है। ज्यादा टाइम को हम मान लेते हैं 1 साल, और कम टाइम को मान लेते हैं 6 महीने। ठीक है, तो अब उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। केस 1, जहां पे आपके पास ज्यादा टाइम है प्रिपरेशन के लिए। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप कोशिश कीजिए कि आप हर एक टॉपिक को, हर एक यूनिट को कवर कर सके, उसके बारे में बेसिक चीजें जान सके, और अपने टाइम को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें कि आप सारी की सारी यूनिट्स को पढ़ें। आपको किस यूनिट से सबसे पहले स्टार्ट करना है? तो सबसे पहले आप मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी यानी बायोकेमिस्ट्री यूनिट से स्टार्ट करें, क्योंकि मैंने कहा कि आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे जो प्रोटीन्स है या जो एंजाइम्स है आगे भी आपके काम आएंगे। जैसे फंडामेंटल प्रोसेसेस में अगर आपको पता है एंजाइम्स के बारे में, उनके काम किस तरीके से करते हैं उस मेथड के बारे में, और ग्रुप्स के बारे में, तो कोई भी एंजाइम आएगा तो आपको पता होगा कि ये क्या फंक्शन प्ले करता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी। इसके अलावा मैंने कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो पहले आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो 20% होगी, या आप 10% मान लीजिए, क्योंकि आप पहली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप केवल पहली यूनिट पे ध्यान दीजिए। इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक टाइम फिक्स कीजिए जहां पे आप केवल इसी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करें, तो वहां पे आपकी जो प्रिपरेशन के लिए जो टाइम होगा वो कम होगा। धीरे धीरे जैसे आप टॉपिक्स आगे बढ़ाते रहेंगे, यूनिट्स आगे पढ़ते रहेंगे, पहले वाले यूनिट्स को छोड़िएगा मत, पीछे की जितनी भी यूनिट्स आप स्टार्ट कर रहे हैं उनको भी उसमें इंक्लूड करते रहिए। जिससे क्या होगा, आपका जो प्रिपरेशन होगा किसके लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के लिए, वो जो प्रैक्टिस होगी उसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा, जितना आपने उसको टाइम दिया है, वो धीरे धीरे 10%, फिर 20, फिर 30, 40 ऐसे करके बढ़ता रहेगा। तो इस तरीके से आपको वो आगे बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हमको पता चल जाता है कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, हमको कौन कौन से टर्म्स ध्यान में रखने की जरूरत है और उनको भूलना नहीं है। उनके क्लियर कॉन्सेप्ट्स माइंड में होने चाहिए, मतलब क्लियरिटी होनी चाहिए पूरी चीज में, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी टॉपिक उसके बाद आपने कौन सी यूनिट बनानी है, दूसरी है फंडामेंटल प्रोसेसेस, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन, रिकॉम्बिनेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, ये सारी चीजें हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि पहले इसे बनाइए और उसके बाद बाकी यूनिट्स को। ठीक है, पहले यूनिट में आपने क्वेश्चंस
आप कर रहे हो पहली यूनिट के, जब दूसरी यूनिट स्टार्ट करोगे कोशिश कीजिए कि ये वाली जो यूनिट है फंडामेंटल प्रोसेसेस, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए और इसके डीप कॉन्सेप्ट्स को याद करिए, डीप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, समझिए कि ये क्या है। और फिर उसके बाद जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है, उसमें इसको भी इंक्लूड कर दीजिए, तो आपकी थोड़ी जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। क्वेश्चंस जो हैं, पहले आप कम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, केवल बायोकेमिस्ट्री के यूनिट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, अब आप फंडामेंटल प्रोसेसेस के यूनिट्स के क्वेश्चंस भी क्लियर करने लग जी, तो दोनों को इंक्लूड कर देंगे तो आपका जो ड्यूरेशन होगा और जो क्वांटिटी होगी क्वेश्चंस की वो भी बढ़ जाएगी। ऐसे धीरे धीरे करके वो बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो पहले आप मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स को देखिए, फिर उसके बाद जो सरल सरल से हैं या जो उतनी क्वेश्चंस उससे कुछ पूछे नहीं जाते हैं उनको बाद में कीजिए, जिससे फिर सिलेबस कम होता रहेगा और जो आपके प्रैक्टिस है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा, क्वेश्चंस की क्वांटिटी बढ़ती रहेगी और लास्ट में सबका रिविजन करना है, पहले की यूनिट्स भूलनी नहीं है। ठीक है, इसलिए लास्ट में रिविजन करना है। ठीक है, 10-15 दिन रिविजन का टाइम। तीसरी यूनिट आपने प्रिपेयर करनी है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सेल बायोलॉजी है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में मैंने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, और सेल डिवीजन में मियोसिस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका रेगुलेशन भी। फोर्थ यूनिट आप बनाइए सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, और जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने की क्वांटिटी है क्वेश्चंस की वो भी बढ़ती जाएगी फिर। ठीक है, फिफ्थ यूनिट आपने बनानी है इनहेरिटेंस बायोलॉजी यानी कि जेनेटिक्स, और यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड आप अगर क्वेश्चंस देखोगे तो न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कम हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा हैं। पार्ट बी जो है वो पूरा आपकी मेमोरी बेस्ड पे क्वेश्चन है, इसलिए रिविजन के बारे में मैंने बात की थी। बाकी पार्ट ए और पार्ट सी दोनों ही एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पे आपकी एनालिटिकल पावर भी दिखाई देती है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप पार्ट सी के क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व कर सके। और पार्ट बी जो है वो पूरा मेमोरी बेस्ड है, जिस टाइम पे आप रिवीजन करेंगे उस टाइम पे पार्ट बी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इस टाइम ड्यूरेशन में पार्ट सी के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। आप देखोगे जैसे आप पार्ट सी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे, और पार्ट बी के लिए यही रिक्वायरमेंट है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, राइट। तो लास्ट में जब रिविजन करोगे उस टाइम पे पार्ट बी के क्वेश्चन सॉल्व करना, तो पार्ट बी के क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे, पार्ट सी के एनालिटिकल क्वेश्चंस आप इस बीच में कर ही दोगे। ठीक है, नेक्स्ट इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, फिर आप इवोल्यूशन एंड बिहेवियर को बनाइएगा। इवोल्यूशन और बिहेवियर और इनहेरिटेंस बायोलॉजी काफी रिलेटेड है, आपने 9th में से 10th में से 11th-12th में पढ़ा होगा, वहां पे इनहेरिटेंस बायोलॉजी यानी जेनेटिक्स और इवोल्यूशन एंड बिहेवियर एक साथ ही दिया रहता है, तो इसके बाद आप ये टॉपिक बनाइएगा। फिर इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, उसके बाद सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट एंड सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल, आपको इनमें से जो पसंद है आप एक टॉपिक चूज कीजिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों से अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज है, लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन ले सकते हैं, या तो आपको अगर बॉटनी ज्यादा पसंद है तो आप प्लांट्स की तरफ जाइए, अगर आप एनिमल फिजियोलॉजी को ज्यादा पसंद करते हैं तो आप उस टॉपिक को ज्यादा पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके बाद डेवलपमेंटल बायोलॉजी ये स्टार्ट कीजिएगा, इसके हो जाने के बाद ये आप ऑप्शनल रख सकते हैं, आप जब चाहे इसको पढ़ सकते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी इसके बाद की यूनिट है, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बाद डेवलपमेंटल बायोलॉजी आप स्टार्ट कीजिए, ये ऑप्शनल वाला है, आपकी जब मर्जी हो आप इसको पढ़िए। ठीक है, और इन दोनों में से कोई एक टॉपिक चूज कीजिए, और उसके बाद जो लास्ट की 2 यूनिट्स है अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ बायोलॉजी, जिसमें आपने टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है, इस पे फिर लास्ट में स्टडी कीजिए, और उसके बाद कोशिश कीजिए कि जो 15 से 10 दिन है एग्जामिनेशन से पहले उसमें आप इन सारी यूनिट्स का रिविजन कर सके, और रिविजन टाइम पीरियड में आपको पार्ट बी के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, धीरे धीरे मैंने कहा पहले क्वेश्चंस का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम रखिए, धीरे धीरे जैसे आपकी यूनिट्स बढ़ती जाएगी वैसे आपके क्वेश्चंस भी बढ़ते जाएंगे, और इस बीच में आपने पार्ट सी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ज्यादा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, जब आपके पास कम टाइम हो, मतलब आपके पास कम टाइम है तो आप कौन कौन सी यूनिट्स को ज्यादा प्रिपेयर करके ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंड केस, जब आपके पास कम टाइम है तो कम टाइम वाली सिचुएशन में अगर आप सारी यूनिट्स को कवर करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास लास्ट में रिवीजन का टाइम नहीं बचेगा, और रिवीजन ना होने की वजह से आप पहले की यूनिट्स जो है वो
या तो भूल जाएंगे या तो आपको उनमें कंफ्यूजन रहेगी। और बाद में जब आप एग्जाम दोगे तो वहां पे आप देखना कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगी, क्योंकि बहुत सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो रिवीजन में भी अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताने वाली हूँ। इंपॉर्टेंट यूनिट्स अगर आप बनाएंगे, आप प्रिपेयर करेंगे, तो कुछ यूनिट्स आपकी छूट जाएंगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यूनिट्स पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए, जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस इन्हीं से बेस पूछे जाते हैं। तो आप इनको कोशिश कीजिए बनाने की उस टाइम ड्यूरेशन में। यहाँ पे जितना भी टॉपिक्स हैं या जो यूनिट्स आएंगी वो यूनिट्स इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, ये सीक्वेंस नहीं है। आप चाहें तो इसी सीक्वेंस से इन्हें पढ़िए, या जो मैंने इससे पहले वाला सीक्वेंस बताया था किस तरीके से पढ़ना है, शुरुआत में कौन सी यूनिट को सबसे पहले डील करना है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी, आप उस सीक्वेंस को ले लीजिए, या ये जो सीक्वेंस बता रही हूँ इसी से कीजिए। ठीक है, पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस के बेस पे है ये सारी यूनिट्स जो सीक्वेंस आपको मिलेंगे। सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, फंडामेंटल प्रोसेसेस। मैंने कहा यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस होते हैं। फंडामेंटल प्रोसेसेस में वही है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रिकॉम्बिनेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, वही सारी चीजें, इनका रेगुलेशन क्या है, और यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रोसेस सबसे पहली यूनिट। आप चाहें तो इससे पहले बायोकेमिस्ट्री वाली यूनिट है वो पढ़ सकते हैं, या एंजाइमोलॉजी जो है उसको पहले क्लियर कर लीजिए, फिर इसको पढ़ने में ज्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यूनिट है दूसरे नंबर पे वो क्या है, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। यहाँ से कैंसर बायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी भी इंक्लूडेड है। कम्युनिकेशन और सिग्नलिंग वाली से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं दूसरे नंबर पे, पहले फंडामेंटल प्रोसेसेस में, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग से। तो ये यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट यूनिट है। तीसरी है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, यानी कि जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड, तो वहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है और इस यूनिट पे प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं, फ्रीक्वेंसी, प्रोबेबिलिटी, आपका मैप यूनिट्स, ये सब निकालने के लिए आ सकता है, और कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे प्रॉपर प्रैक्टिस की जरूरत है, इनहेरिटेंस बायोलॉजी में आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आपको जितने भी क्वेश्चंस मिले इनहेरिटेंस बायोलॉजी के, खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन, आप कोशिश कीजिए कि आप उसमें आप अपना पूरा ध्यान उसमें बनाएं और इन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहें। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना जल्दी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो पाओगे। ठीक है, जेनेटिक्स में फिर है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से क्वेश्चंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड आते हैं, सेल ऑर्गेनेल से रिलेटेड आते हैं, सेल डिवीजन एंड मियोसिस। और सेल डिवीजन जो है, मियोसिस वाला जो टॉपिक है वो इनहेरिटेंस बायोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वहां से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मियोसिस पे आते हैं। तो मियोसिस की जो पूरी प्रोसेस है वो माइंड में रखने की जरूरत है। मियोसिस 1, मियोसिस 2, दोनों में क्या क्या होता है, कंफ्यूजन होती है माइटोसिस और मियोसिस दोनों में, तो दोनों को ही आपको एकदम क्लियरली समझना है। ठीक है, माइटोसिस क्या है और मियोसिस क्या है, दोनों अलग अलग प्रोसेसेस हैं, और दोनों की जो भी पूरा मैकेनिज्म चलता है वो काफी कंफ्यूजिंग है। हम मियोसिस को माइटोसिस के साथ जोड़ देते हैं, तो वहां पे वो चीज कंफ्यूजन नहीं रहनी है। ठीक है, और ये टॉपिक दोनों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और इनहेरिटेंस बायोलॉजी के लिए भी, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है मियोसिस वाला। मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलिवेंट टू बायोलॉजी, यानी कि बायोकेमिस्ट्री की यूनिट। मैंने कहा इसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंजाइमोलॉजी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल प्रोसेसेस के लिए भी आपका जो एंजाइम वाला है वो बेसिस जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको एमसीक्यूज यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर की प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, इससे पहले मैंने बताया था कि किस तरीके से आपने उसे प्रिपेयर करना है। लास्ट में जब रिविजन का टाइम रहेगा उसमें पार्ट बी के, और जिस टाइम पे आप प्रिपेयर कर रहे हैं सिलेबस को उस टाइम पे पार्ट सी के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट है इकोलॉजी एंड प्रिंसिपल, ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी बेस्ड। एंड देन ऑप्शनल यूनिट, आपका इसमें ऑप्शन है आपका जिसमें इंटरेस्ट ज्यादा है। आप प्लांट में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो प्लांट फिजियोलॉजी आपके लिए बेस्ट है। अगर आप एनिमल फिजियोलॉजी को ज्यादा पसंद करते हैं तो आप ये चूज कीजिए, ये ऑप्शनल है, आप इसमें से कोई एक चूज कर सकते हैं। ठीक है, एनिमल फिजियोलॉजी से भी वही क्वेश्चंस, उतने ही क्वेश्चंस आते हैं जितने प्लांट फिजियोलॉजी से आते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, एक इसमें से चूज करना, पहले वाले केस में भी और दूसरे वाले में भी। ठीक है, तो ये था हाउ टू प्रिपेयर सिलेबस फॉर सीएसआर। मैंने बात की सिलेबस को कैसे प्रिपेयर करना है, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स की, एमसीक्यूज की किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जैसे आपका स्टडी प्लान किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।